और दोस्तों आज का टॉपिक है महान्यवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डेली दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों, और यह जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी, पहला है भारत का महान्यवादी और भारत का महाधिवक्ता, और तीसरा दोस्तों भारत के अपर महाधिवक्ता। तो भारत के 3 विधि अधिकारी याद रखिएगा, पहला भारत के महान्यवादी है, और दूसरा भारत का महाधिवक्ता, और तीसरा दोस्तों भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के 3 विधि अधिकारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महान्यवादी कौन था? तो यह जो है एम.सी. शीतलवार, जो कि भारत के प्रथम महान्यवादी था, एम.सी. शीतलवार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो यह जो है महान्यवादी देता है दोस्तों। कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यवादी देता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी वह भारत का महान्यवादी होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे का प्रश्न है, भारत का महान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? यह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी को सौंपे गए कार्य, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो महान्यवादी होते हैं उनको सौंपे गए कार्य तो निम्न है। तो ये दोस्तों पहला कार्य है भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना। तो यह जो है महान्यवादी को सौंपे गए कार्य है। और दूसरा कार्य है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ये सभी दोस्तों है। आगे प्रश्न है, अनुच्छेद 76 के क्लाउज 4 के अनुसार महान्यवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? महान्यवादी तो यह राष्ट्रपति के अनुसार दोस्तों महान्यवादी पद धारण करता है, यह अनुच्छेद 76 के क्लाउज 4 के तहत। आगे प्रश्न है, भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है। किसको? तो महान्यवादी को अधिकार है। यह बोलने का अधिकार है और कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का अधिकार है महान्यवादी को, और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य बन सकता है। कौन? तो महान्यवादी बन सकता है। और वह जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? तो महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है दोस्तों, नहीं है। आगे क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो यह जो है महान्यवादी का अधीनस्थ होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? दोस्तों यह जो है करंट अफेयर्स है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा दोस्तों। और ये वर्तमान में पूछ रहा है, और नहीं तो हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देंगे दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है। अपडेट हो जाइएगा। आगे प्रश्न पाते हैं। प्रश्न होगा, महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत 1 के संवैधानिक है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। याद रखिएगा। तो महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये क्या है? तो संवैधानिक पद है महान्यवादी का, और जबकि महाधिवक्ता का जो कि यह जो है संवैधानिक पद न होकर यह वैधानिक है। तो महाधिवक्ता का जो पद है क्या है? तो वैधानिक है, और महान्यवादी का जो पद है क्या है? संवैधानिक।
संवैधानिक है दोस्तों। आगे प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो यह जो है वी नरसिंह राव। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति है दोस्तों। यह भी करंट अफेयर्स है, आप लोग अपडेट हो जाइएगा, यहाँ कमेंट बॉक्स में बता देंगे दोस्तों। आगे प्रश्न होगा, राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर तो यह जो है महाधिवक्ता देता है, इसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। और यह जो है राज्य सरकार के कानूनी विषय पर क्या करता है? तो परामर्श देता है महाधिवक्ता। याद रखिएगा, राज्य सरकार के संदर्भ में क्वेश्चन है। आगे का प्रश्न है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? लोक सेवा समिति के बैठक में संसद की, तो यह जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों लोक सेवा समिति में क्या रहता है? तो उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह संविधान के द्वारा किया गया दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वह संविधान के द्वारा ही किया गया है। आगे प्रश्न होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल तो यह जो है 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो यह जो है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है दोस्तों यह किसका मार्गदर्शक होता है? तो यह किसका होता है? तो लोक लेखा समिति का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि के मुख्य अभिभावक कहा जाता है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कट गया है, इसलिए ये अब सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक निधि के मुख्य अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच। देखिए दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए जो भी खर्चों का वित्तीय जांच होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन भत्ते पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित है? मतलब किस पर आधारित है? तो यह जो है भारत के संचित निधि पर आधारित है। अर्थात जो है भारत के संचित निधि से दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होते हैं पेंशन जो दिया जाता है उनको भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। याद रखिएगा। आगे प्रश्न होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। आइए दोस्तों अनुच्छेद देख लेते हैं 148 में, जो कि यह जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से एवं पद मुक्त से संबंधित है। 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पद मुक्त ये सभी 148 में वर्णित है। आगे है 149 जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति के बारे में 149 में वर्णित है। और 150 में है संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूपों के संबंधित राष्ट्रपति को सलाह। तो संघ और राज्य के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह जो है यह 150 में वर्णित है। आगे हमारा प्रश्न 151 है अंकेक्षण प्रतिवेदन, और यह जो है 151 में वर्णित है दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और इस टॉपिक से लगभग दोस्तों 50 या 60 क्वेश्चन दोस्तों हो चुका होगा। तो डेली दोस्तों 50-60 क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज दोस्तों, और
ये 50 से 60 दोस्तों क्वेश्चन कम नहीं होता है एक टॉपिक से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काफी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस बुक को पढ़िए दोस्तों, इसमें काफी क्वेश्चन है दोस्तों, और रिवीजन भी आप लोग हो जाएगा। इसलिए आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, टॉपिक वाइज डेली हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं।